सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधान कम्युनिटी को और जो कि इन्होंने मुझे एक मौका दिया है। अंग्रेज़ों का जाति जनगणना करने का सिर्फ़ एक ही मतलब होता था कि जो जाति कमज़ोर है उसको दबाया जाए और जो जिसका पावर उसको समर्थन मिले उसके साथ वो चलने का कोशिश करते थे। जाति सबसे कम जनसंख्या वाले होंगे या निचले वर्ग के होंगे, हमको लगता है उसको दबाया जाएगा लोगों के द्वारा। सरकार ये सोच रही है कि जो पिछड़े वर्ग है उसके लिए हम पॉलिसी लाएँगे। सिर्फ जाति के आधार पे ही पॉलिटिक्स लड़ रहे हैं, ठीक है? वो जो अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं इंडिया में, वो जाति के आधार पे कर रहे हैं। अगर राजनीतिक मामले में बात करें, तो इस जाति जनगणना से पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा, लोगों को कम फायदा होने वाला है, मेरे हिसाब से। अगर ये आप क्या इसके पीछे हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडाज है, बीट रूलिंग पार्टी और बीट अपोजिशन पार्टी है? क्या आपको जी, तो जिसकी आबादी कम है, वो भी तो भारतीय हैं। हम उसको भूल नहीं सकते। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग के अंदर दया खत्म हो चुकी है। मतलब फिर बात आ जाता है कि अभी का माहौल जिस तरह है उसमें जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी का जो नेता है राहुल गांधी, उम्मीद नहीं है कि जिस तरह से वो डॉक्टर मनमोहन सिंह काम करके गए उस तरह से काम करे। वो ऐसे पॉलिसी लाएंगे ताकि उनका सत्ता बचे। जाति जनगणना हमारे इंडिया में पहले भी हुआ है और अभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद भी यहाँ बहुत बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी करप्शन नहीं हो रहा। कानून तो बनी है ना करप्शन के खिलाफ, कि कोई अगर करप्शन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कहाँ हो रहा? हम मेंटेलिटी चेंज कर पाए लोगों का कि वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आप उसे मदद कीजिए, तो हो सकता है इसमें हम फर्क ला सकें। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आप सबका चहेता भुवन आज लाया हूँ एक और ताबड़तोड़ डिबेट सेशन, जिसमें हम बात करेंगे कास्ट सेंसस की। और ये जो डिबेट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ये प्रधान इनिशिएटिव जो प्रधान ग्रुप है उसके अंडर हो रहे हैं, जिसमें हम नए युवा नेताओं को या नई फ्यूचर लीडरशिप को हम तलाश रहे हैं। ये जो आने वाली लीडरशिप होगी, ये हमारे आने वाले देश के कल को उज्जवल बनाने में जरूर मदद करेगी। मैं आज के हमारे प्रमुख अतिथि श्री शाहिद जी का इस मंच पर स्वागत करना चाहूंगा, जो कि खगारिया वार्ड के प्रधान जी हैं। तो शाहिद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको जाति जनगणना जो अभी हमारे देश के सरकार ने जस्ट अभी जो डिटेल अनाउंस किया है, आपको उसको लेकर क्या विचार है आपके? आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों, या नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? आपसे मैं ये बात पूछना चाहूंगा। आप प्लीज अपना इस बात पे ओपिनियन दीजिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधान कम्युनिटी को और जो कि इन्होंने मुझे एक मौका दिया है जाति जनगणना पे बात करने के लिए। तो मैं अपना ओपिनियन इस तरह से देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जाति जनगणना पहले भी भारत में हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। तो हम जब देखें अंग्रेजों का समय था, उस समय जाति जनगणना हुए थे, ठीक है? 1981 में भी जाति जनगणना हुए थे। 1931, 1931 जी 1931 में। तो अंग्रेजों का जाति जनगणना करने का सिर्फ एक ही मतलब होता था कि जो जाति कमजोर है उसको दबाया जाए और जो जिसका पावर उसको समर्थन मिले उसके साथ वो चलने का कोशिश करते थे। अगर आज का हम देखें भारत में जो सिचुएशन बन रहा है, अगर हम जाति जनगणना कर दें और सारा डेटा पब्लिकली लोगों के साथ रख देंगे कि एसटी एससी में इतने हैं, ओबीसी में इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं, ये अगर सारी जाति का जो जनसंख्या है सारी चीज सबके सामने खोल के रख देंगे, तो जो जाति सबसे कम जनसंख्या वाले होंगे या निचले वर्ग के होंगे, हमको लगता है उसको दबाया जाएगा लोगों के द्वारा, ठीक है? ये अलग बात है कि सरकार ये सोच के नहीं कर रही है जाति जनगणना। सरकार ये सोच रही है कि जो पिछड़े वर्ग है उसके लिए हम पॉलिसी लाएंगे, लेकिन लोगों का मेंटेलिटी जो है वो हम एक साथ पूरे देशवासी का मेंटेलिटी नहीं बदल सकते। तो हमको ये थोड़ा डर लग रहा है कि अगर जाति जनगणना होगा तो पिछले वर्ग को थोड़ा और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो जैसे कि शाहिद जी आप बोल रहे हो कि जाति जनगणना जो ये ब्रिटिशर्स ने शुरू की, ये पिछड़े वर्ग को दबाने के लिए की थी, पर जो रिपोर्ट्स कहते हैं या जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं वो तो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं। जैसे कि जीएच हंटिंगटन, अगर आपको पता होगा,
कास्ट इन इंडिया, उन्होंने किताब भी लिखी है, और वो तब के कास्ट कमिश्नर थे 1931 के। तो उनको कांग्रेस ने तब क्वेश्चन किया था कि आप भारत को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और तब हंटिंगटन ने जवाब दिया कि नहीं, हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए कर रहे हैं, और वैसे भी सब लोगों को अपनी एक दूसरे की जाति पता है, तो कास्ट सेंसस अलग से कुछ रिवील नहीं करेगा, तो हम ये करवा रहे हैं इसलिए, है ना। और उन्होंने वर्ण सिस्टम को भी पहले इंक्लूड करने का कोशिश किया, फिर उसमें डिबेट हुए, फिर उन्होंने वो कैंसिल किया, फिर उन्होंने कास्ट सिस्टम को ही लाया। तो मुझे सच में ताजुब होता है कि जो कांग्रेस तब जो था, तो वो जो कास्ट सेंसस को अपोज कर रहा था उस वक्त, तो आज के जो अपोजिशन पार्टीज है वो इतना ज्यादा खुश क्यों है, वो या वो इतना ज्यादा प्रमोट क्यों कर रहे हैं कास्ट सेंसस को? क्या उनको ये नहीं लग रहा कि ये कास्ट सेंसस जो होगा, इसकी वजह से हम मतलब कास्ट डिवीजन बढ़ेगा और ये सब? और रूलिंग पार्टी, अगर जहां तक मुझे पता है, इतने ज्यादा सपोर्ट में थे नहीं, और काइंड ऑफ एक प्रेशराइज डिसीजन हम बोल सकते हैं कि कास्ट सेंसस उनको कंडक्ट करवाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कास्ट सेंसस का डिमांड कर रहे हैं, ना कि वो ऐसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए। तो आप क्या कहोगे, मतलब आपको क्या लगता है इस बात पे देखिए, कि जो अपोजिशन मैं पार्टी और रूलिंग पार्टी का ही चल रहा है डिबेट, जी ये अगर कहाँ मैं पे डायरेक्ट कर रहा है? अगर राजनीतिक पार्टी की बात करें तो इंडियन पॉलिटिक्स जिस तरह से हो गया है, यहाँ पे लोग सिर्फ जाति के आधार पे ही पॉलिटिक्स लड़ रहे हैं, ठीक है। वो जो अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं इंडिया में, वो जाति के आधार पे कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हिंदू इतना है, उसको लेके चलो ज्यादा वोट मिलेगा, ये स्टेट में अगर मुस्लिम ज्यादा है तो इसको लेके चलो इसको वोट मिलेगा। तो अगर राजनीतिक पार्टी की बात करें तो उसको जाति जनगणना से फायदे होंगे, और ऐसा नहीं है कि लोगों को फायदा नहीं होगा, उनको भी फायदा होगा। लेकिन अगर राजनीतिक मामले में बात करें तो इस जाति जनगणना से पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, लोगों को कम फायदा होने वाला है मेरे हिसाब से। आप ऐसे देखिए, जी। अगर अभी हम जैसे जान रहे हैं, अभी जैसे हालात है, अगर हम बात कर रहे थे मणिपुर में जो हुआ, ठीक है। मणिपुर में किसके साथ अन्याय हुआ? जिसकी जनसंख्या कम थी, जो लोग लड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है, उसके साथ। अगर हम अदर कंट्री की बात करें, पैलेस्टीन में क्या हुआ? जिसकी जनसंख्या कम थी, उसके उसको खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि वो लड़ने के काबिल नहीं थे, उसका जनसंख्या कम। हमारे देश में भी तो ऐसा हो सकता है, हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है, जिसकी जनसंख्या कम है और वो अगर अपना हक के लिए आवाज उठाएंगे तो उसको दबा दिया जाएगा, उसको सुनने वाले लोग ज्यादा नहीं होंगे। और ये चीज अभी तक दबा हुआ है कि वो उसकी जनसंख्या कम, लोग नहीं जान पा रहे। हम जान रहे हैं कि मेरी जनसंख्या कम है, ठीक है, लेकिन ये जब पब्लिकली हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि ये कास्ट का जनसंख्या कम है, इसको दबाया जा सकता है। पर अभी आपने एक अपोजिशन लीडर का जो एक स्टेटमेंट है वो तो सुना ही होगा, जितनी आबादी उतना हक। ओके, तो ये जो है, तो ये कास्ट पे ये लोग अप्लाई कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी पर। रिलीजन की जब बात आती है तब 80% हिंदू है देश में, तो उधर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहे हैं। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब रिलीजन और कास्ट कैसे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है? सर, जैसे अगर ये क्या आप इसके पीछे क्या इसके पीछे हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडाज है, बीट रूलिंग पार्टी और बीट अपोजिशन पार्टी में? क्या जी आपको ऐसा जी जी लगता है? जी बिल्कुल, जाति जनगणना की करने के पीछे बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा ही है। क्योंकि अब इंडिया में जो पॉलिटिक्स हो गया है जिस तरह से, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। किस मुद्दा पे ये पॉलिटिक्स करेंगे, किस पे ये वोट मांगेंगे, इसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये दोनों पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर ऐसा करना चाह रही है कि अगर मेरे पास डेटा पहुंचेगा तब हम उसके हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको अगर हम उसके फेवर में कोई कानून बनाते हैं तो हमको ज्यादा वोट मिल सकता है, ये चीज हो सकता है, ठीक है। हाँ। और एक बात ये भी रहा कि अभी जो आप बोले थे कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको जितनी जितनी आबादी हो उतना हक। उसका हक। तो जिसकी आबादी कम है वो भी तो भारतीय है, हम उसको भूल नहीं सकते, उसको हम नहीं भुला सकते, वो भी भारतीय है। मान लीजिए कोई जाति ऐसा है, कोई कास्ट ऐसा है जिसकी जनसंख्या मात्र 100 ही है, तो क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसको साथ में लेके नहीं चलिएगा? ये तो नहीं कर सकते ना। तो जाति जनगणना से उसको नुकसान हो जाएगा जिसकी जनसंख्या कम। पर क्या आपको फिर ऐसे नहीं लगता है कि जब जब मतलब ये जो जाति जनगणना हो रही है, ठीक है, तो इससे जब लोगों को पता चलेगा कि इस कास्ट के इतने लोग हैं और इनका इतने तक रिप्रेजेंटेशन है पूरे प्रोफेशनल एरिया में, अगर जॉब्स हो जाए या जो भी है, तो फिर उसमें अगर लोगों को पता चल जाएगा, अगर सरकार को पता चल जाएगा, ठीक है, और अगर अपोजिशन पार्टीज को भी पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे पूरा डिवीजन है, प्रोपोर्शनैलिटी है,
कि पार्टी, ये कौन सी जाति कितना रूल कर रही है, कितना डोमिनेट कर रही है। तो इस सरकार को और अपोजिशन पार्टीज को भी हेल्प करेगा कि वो जो बैकवर्ड रीजन या बैकवर्ड कास्ट जो रह गए हैं, उनको अपलिफ्ट करने में ये हेल्प भी तो कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो बस उनको बैकवर्ड और पीछे ढकेले या जी, डिवीजन क्रिएट करे सोसाइटी में, अभी वो उन्हें तक आगे भी तो ले जा सकता है। जी सर, बिल्कुल कहना सही है। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है, चूंकि करप्शन इतना बढ़ चुका है, लोगों को सत्ता का इतना जोश आ चुका है कि हम सत्ता में रहेंगे, मेरे पास पावर होना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, इस चीज का नशा इतना आ गया है लोगों में कि वो मानवता को भूल चुके हैं, वो इंसानियत भूल चुका है, उसके अंदर दया खत्म हो चुकी है। तो ये तब आएगा ना, अब मेरे पास जब इंसानियत बचा रहेगा, मेरे अंदर दया की भावना रहेगी, तब हम इंसान को इंसान समझेंगे। अभी मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग के अंदर दया खत्म हो चुकी है, उसको इंसानियत समझ में नहीं आ रही है, वो जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं लोगों के साथ। ठीक है, तो ये चीज हो रहा है। अगर अगर कोई नेता है उसके अंदर इंसानियत है, तब वो इस बारे में सोचेंगे कि वो लोअर कम्युनिटी है, उसके उत्थान के लिए हमको कोई काम करना चाहिए। लेकिन वो नहीं सोच रहे, वो अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में रहे। ठीक है, तो वो अपना कुर्सी बचाए या उसको काम, अगर उसको लेके चलेंगे उसका कुर्सी चला जाएगा। और वो कभी नहीं चाहते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहता है कि उसका कुर्सी चला जाए। पर ये जो भी कास्ट सेंसस हो रहा है, जो जाति गणना हो रही है, तो इससे बिहार का तो वेलफेयर डेवलपमेंट भी हो सकता है। जो हम बोलते हैं टारगेटेड सेक्शन वेलफेयर स्कीम्स फॉर द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अंडर प्रिविलेज मतलब जो भी जातियां पीछे रह गई है, तो ये उनको ज्यादा हेल्प करेगा अगर गवर्नमेंट के पास और अगर लोगों के पास डेटा होगा, ठीक है, कि कौन किसकी जाति का है और कितना उसका रेवेन्यू है और कितना उसका, वो कितना अर्न करता है, ये सब। ठीक है, तो ये तो टारगेटेड स्कीम्स के लिए और ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है कि एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कि कितना हमको जी, डेप्थ में देखिए, जाना मैंने है लोगों मैंने एक बात को। पहले भी कहा था कि अगर जो हमारा लीडर है वो अच्छा लीडर यदि है, जिसे हम अच्छा लीडर कह सकते हैं, मेरे नजर में तो अभी है नहीं कोई भी। ठीक है, अगर वो उस तरह है तो ये जो जाति जनगणना और उसका हमें भरपूर फायदा मिलेगा, ये होना भी चाहिए। ठीक है, जाति जनगणना अगर किसी अच्छे आदमी के हाथ में आ जाए कि नहीं ये एक अच्छा नेता है, तो वो उसका यूज करेंगे। लेकिन अभी मतलब फिर बात आ जाता है कि अभी का माहौल जिस तरह है उसमें जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास अगर यही डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुआ रहता, जाति जनगणना हुआ था 2010 में भी, लेकिन डॉक्टर हम्म। मनमोहन सिंह ने इसको पब्लिकली नहीं किया और ये बता के कि सारा डेटा मेरे पास सही नहीं आया। ठीक है, उसमें एक कास्ट के इतना जाति आ चुके थे, ओबीसी में हमको लगता है 2050 से भी ज्यादा चल चुका था। तो वो इस चीज को पब्लिक नहीं की कि मेरे पास कोई डेटा क्लियर नहीं है इसलिए हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते। अगर ये चीज 2011 में हुआ रहता तो हमें फायदा मिल ही रहता। अच्छे नेता तब का कैसे क्या जरूरत है। तब कैसे क्या फायदा नहीं मिलता और अब कैसे देखिए, क्या, तब कैसे क्या फायदा मिलता और अभी कैसे क्या फायदा नहीं मिलेगा? जैसे मैं आपको उस समय का जो सरकार थी, कांग्रेस, भले ही कांग्रेस सरकार अभी भी ओपोजिशन में है, वो रूलिंग में आना चाह रही है, लेकिन अभी का जो नेता है राहुल गांधी, उम्मीद नहीं है कि जिस तरह से वो डॉक्टर मनमोहन सिंह काम करके गए उस तरह से काम करे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंदर छल कपट की बात करें या तो उसे सत्ता की कोई उसको जरूरत ही नहीं था, उसको नहीं बनना था प्रधानमंत्री, लोगों ने उसे बनाया था कि आप बनिए, देश का उन्नति होगा। तो वो लोगों के बारे में सोचते थे। यहाँ लोग पार्टी बचाने की बात कर रहे हैं, उनको पार्टी बचाना है। पर बाकी पर पर मोदी जी अभी रूल कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, तो जी, जो भी जाति गणना इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो तो मोदी जी करने वाले हैं, राहुल गांधी जी तो नहीं करेंगे उस बारे में कुछ। उनको तो उनका भी एजेंडा है सर पार्टी बचाने का। हाँ, अच्छा। जी, क्या आप इशारा कर रहे हो जो बिहार इलेक्शन आ रहे हैं अभी आने वाले दिनों में, ठीक है, तो क्या आप उस तरफ इशारा कर रहे हो कि ठीक है, बीजेपी का जो नीतीश कुमार जी है वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं उस एरिया में, तो शायद बीजेपी इसलिए भी कर रहा है ये जाति गणना, बिल्कुल। जनगणना? और जाति जनगणना होने के बाद जितने भी चुनाव होंगे उसमें आप खुद आप देखिएगा कि जाति जनगणना होने के बाद किस तरह से पॉलिसी बनाई जाए, उससे वो ऐसे ऐसे पॉलिसी लाएंगे ताकि उनका सत्ता बचे। अभी आप जो अभी हाल में बिहार में होने वाले हैं उसमें भी पता चल जाएगा। पर अभी आप मुझे एक बात बताइए कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है,
कॉन्स्टिट्यूशन का क्या टेक है रिगार्डिंग जाति जनगणना? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि कास्ट सेंसस वगैरह होना चाहिए या नहीं, या किसी बात पे कास्ट की बात की है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में? जी, कुछ दिन पहले ही हमारे हाई कोर्ट ने भी मांगा था इस चीज का डेटा कि जाति जनगणना आप लोग करवाइए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जाति जनगणना के विरोध में है, कुछ ऐसा है कि जाति जनगणना आप नहीं कर सकते। जनगणना हमारे इंडिया में पहले भी हुआ है और अभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाति जनगणना होना भी चाहिए था। ठीक है, आगे चल करके इसका क्या होगा, ऐसे तो अभी अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें कास्ट सेंसस की ऐसे बात नहीं की गई है। उन्होंने ये कहा है कि जो SC ST का नंबर है वो हर एक जो सेंसस होगा, नेशनल सेंसस, उसमें एन्यूमरेट, मतलब उसको मेंशन करना चाहिए SC ST को लेकर। पर OBC या बाकी जो आउटसाइड SC ST है, बैकवर्ड क्लासेस, उनकी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात छोड़ी है सरकार पे कि सरकार क्या डिसीजन लेती है, हम उस बात पर तैयार है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम ये दिया है कि अगर सरकार को करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये कहता है, जो कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया था, ठीक है, तो कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने ये पावर सरकार के हाथ में दे दी होगी, डिस्क्रिशनरी पावर, कि आप ठीक से करवाइए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भरोसा है ही सरकार पे, और सरकार वो करवा रही है। फिर क्या दिक्कत हो गया कि कास्ट सेंसस क्यों हो रहा है और ये सब? जी सर, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद भी यहाँ बहुत बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर का अभी भी मतलब लोग नजरअंदाज करके और काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी करप्शन नहीं हो रहा। कानून तो बनी है ना करप्शन के खिलाफ, कि कोई अगर करप्शन हो रहा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कहाँ हो रहा है? हम्म। अगर मतलब कानून, आप ये बात हाईलाइट करना चाहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अलग अलग है। जी हम जी जी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो नहीं कर रहे, जो आइडिया नहीं कर बिहाइंड द रहे। कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको नहीं कर रहे फॉलो। हम बस वो रूल बुक फॉलो कर रहे हैं जिसमें भी हम लूपहोल्स निकाल के कुछ तो भी ये कर ले रहे हैं। तो हमें वो आइडिया को फॉलो करना चाहिए, आप ये कह रहे हो, राइट? जी जी, अच्छा अच्छा। तो अ, मैं अगला आपसे सवाल पूछना चाहूंगा ये कि ये जो अभी कास्ट सेंसस होगा, इसके वजह से क्या लगता है आपको, कोई सोशल और इकोनॉमिक चेंज भी आएगा बिहार में? स्पेशली अभी बिहार इलेक्शंस को टारगेट किया जा रहा है, तो मतलब क्योंकि बिहार कास्ट सेंसस अभी ऑलरेडी हो गया, 2023 में हुआ था। तो वापिस अगर उधर ये हो रहा है, कास्ट सेंसस को नेशनल कास्ट सेंसस अनाउंस किया गया है, तो उसके पीछे क्या ये हो सकता है एजेंडा, कि क्या उसका इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट है कुछ आज के समय, आने वाले 2-3 सालों में? देखिए, अगर इकोनॉमिकली हम देखें तो हमको नहीं लगता है कि जाति जनगणना से कोई फायदा हो, क्योंकि लोग वही काम कर रहे हैं अभी भी। जाति जनगणना होने के बाद भी वो वही काम कर रहे होंगे। उसका इनकम ऐसा नहीं है कि जाति जनगणना होने के बाद वो कुछ अलग काम करने लगेंगे, उसका इनकम बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सोशली देखें तो इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। लोगों का सोचने का तरीका, उसको काम करने का तरीका हो सकता है कि अगर हम मेंटेलिटी चेंज कर पाए लोगों का कि वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आप उसे मदद कीजिए, तो हो सकता है इसमें हम फर्क ला सकें। ठीक है, अगर हम ऐसा लोगों को समझा सके कि आपकी जनसंख्या ज्यादा है, उसका कम है, आप उसका सपोर्ट कीजिए, आप उसको काम दीजिए, आप उसको रोजगार के लिए अवसर दीजिए, तो इसमें कुछ हो सकता है। इकोनॉमिकली हमको नहीं लगता कि कुछ फायदा होंगे। अच्छा अच्छा। शुक्रिया शाहिद जी, आपने जो भी अपने ओपिनियंस दिए, मैं अभी कंक्लूड करना चाहूंगा। जो भी हमारा कास्ट सेंसस का जाति जनगणना का टॉपिक है, इसको मैं यही कहना चाहूंगा आखिर में हमारे दर्शकों से कि जो जाति जनगणना हो रही है, ये एक बहुत बड़ा विवादित विषय है। ठीक है, और इसको लेकर मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि ये कई बार कास्ट डिवीजन जो है इसको बढ़ा भी सकता है, लोगों की जो कास्ट आइडेंटिटी इसको और स्ट्रांग भी करवा सकता है। ओके, साथ ही साथ ये ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी प्रमोट कर सकता है। जब हम एम कर रहे हैं टुवर्ड्स अ कास्टलेस सोसाइटी एंड वी आर ट्राइंग टू मोबाइलाइज द कास्ट सिस्टम, ओके, तो ये शायद वो भी फ्यूल कर सकता है। पर साथ ही साथ जो कास्ट सेंसस हो रहा है, ये ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बढ़ा सकता है। टारगेटेड वेलफेयर स्कीम जो है
अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के लिए, हम उसको भी ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगर जाति जनगणना हो जाती है तो। प्लस जो है कि जितनी आबादी उतना हक, लोगों को अगर पता चलेगा कि हमें कितना क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है, अगर हमको हमारे पास प्रॉपर डेटा होगा, तो उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो बहुत ज्यादा जरूरी है फॉलो करने के लिए हमारे देश में, वो भी ज्यादा अच्छे से हम फॉलो कर सकते हैं। ये सब हमें अलग अलग चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। पर एक बहुत बड़ा चीज जो हम मिस आउट कर जाते हैं जाति जनगणना के विषय में, कास्ट सेंसस के विषय में, वो ये है कि इसका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो एक्चुअल एजेंडा है कास्ट सेंसस का, टू एम्पावर द बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड सिस्टम, हम उसको भूल के पॉलिटिकल और वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने लग जाए। ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं, और हमें इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। पर जो जातिगत जनगणना हो रही है, तो सरकार ने कुछ सोच समझ कर ही विचार करके ही ये निर्णय लिया होगा, और हमें इस निर्णय को जरूर सपोर्ट करना चाहिए, पर हमको जहाँ जरूरी है वहां पर सवाल भी उठाने चाहिए। तो मैं अपने देशवासियों से और अपने दोस्तों से, सभी से आज के इस डिबेट के एपिसोड में अलविदा कहता हूँ, और सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शुक्रिया शाहिद जी। धन्यवाद सर।